पर उपस्थित बहुजन समाज पार्टी के सभी सम्मानित नेतागण, श्री नकुल दुबे जी पूर्व कैबिनेट मंत्री, डॉक्टर ओम प्रकाश त्रिपाठी जी पूर्व कैबिनेट मंत्री और पूर्व एमएलसी, माननीय दिनेश चंद्रा जी नेता विधान परिषद और मुख्य सेक्टर प्रभारी अयोध्या, देवी पाटन और बस्ती मंडल, श्री अजय गौतम जी मुख्य सेक्टर प्रभारी, श्री विमल गौतम, अनिल गौतम, राम प्रताप मिश्र जिला उपाध्यक्ष, मोहम्मद मुशहिर, पूर्व प्रत्याशी जय श्री राम वर्मा जिला पंचायत सदस्य, प्रतीक रावत वित्त विहीन जो अध्यापक संघ के अध्यक्ष, श्री शुक्ला जी। मैं अपनी बात यहाँ पर शुरू करूं उसके पहले मैं एक बहुत ही शुभ घोषणा भी करना चाहता हूं, और वो ये है कि हमारे बीच में श्री राम किशोर शुक्ला जी हैं, श्री राम किशोर शुक्ला जी हैं, जिनको कि माननीय बहन मायावती जी ने अपना आशीर्वाद दे करके यहाँ पर रामनगर की जो 267वीं विधानसभा है उसका प्रत्याशी और प्रभारी दोनों घोषित करने का काम किया है। और मैं जानता हूं कि आपके बीच में ये आपका आशीर्वाद भी इनको प्राप्त है, और हम सबका इनके साथ में हम सब लोग खड़े हुए हैं। और पूरी जिस तरीके से आज यहाँ पर हम देख रहे हैं लोग इकट्ठा हुए हैं और जिस तरह से जोश के साथ में मौजूद हैं यहाँ पर इतनी देर से, तो ये साफ दिखाता है कि श्री राम किशोर शुक्ला जी आगे चल करके विधानसभा में चुनाव जीत करके और इतने भारी वोटों से जीतने का काम करेंगे कि रामनगर का नाम विधानसभा में इस बात के लिए गूंजने का काम करेगा कि सबसे ज्यादा गिनती से जीत करके श्री राम किशोर शुक्ला जी आए। भाइयों, आप लोग सब जानते हैं कि ये गोष्ठी जो आज हम लोग कर रहे हैं यहाँ पर, ये गोष्ठी पहली गोष्ठी नहीं है। 23 जुलाई से हम लोगों ने इस गोष्ठी का प्रारंभ किया था और इस गोष्ठी को अयोध्या से शुरू किया था। आपके यहाँ से आगे जा करके पहले अयोध्या में भगवान श्री राम लला के दर्शन करके, श्री हनुमान जी का आशीर्वाद प्राप्त करके, सरयू नदी में जल और दूध का अभिषेक करके, और उसके बाद हमने अपनी ये यात्रा शुरू की है। आज ये 28वां कार्यक्रम है, 28वां जिला है। 23 तारीख से शुरू किया था और 28वां जिला है, और आज ही यहाँ से निकल करके जौनपुर जो काफी दूर है, लेकिन वहां पर जाकर के हम लोगों का अगला कार्यक्रम भी है 29वां जिला जो आज हम लोग करेंगे। और ये सारे 75 जिलों में जाकर के पूरे जब तक 75 जिले हम लोग नहीं कर लेंगे और हर जिले में जाकर के प्रबुद्ध वर्ग के समाज से लोगों से बात नहीं करके, और खास तौर से ब्राह्मण समाज जो इसमें बढ़ चढ़ करके और सबसे ज्यादा संख्या में इकट्ठा हो रहा है, उनसे अपनी बात नहीं कर लेंगे, तब तक हम लोग वापस बैठने वाले नहीं हैं। पूरे 75 जिले करने के बाद ही लखनऊ में विश्राम करने का काम 1-2 रोज का करने का काम करेंगे। भाइयों, आप जहां देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के क्या हाल है इस समय। आज उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से विकास के नाम पे तो शून्य, लेकिन विनाश की ओर उत्तर प्रदेश को ले जाने का काम जरूर पिछले 4.5 वर्षों में किया गया है। झूठे वादे, झूठी तसल्लियां, झूठे इरादों के साथ में झूठे वादे देने का काम इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है, और इससे समाजवादी पार्टी की नकल करते हुए ब्राह्मण समाज के लोगों को, दलित समाज के लोगों को खास तौर से निशाने पे लेकर के और उनको चिन्हित करके एक एक करके उनको प्रताड़ित करने का काम, उनको परेशान करने का काम, उनको धमकाने का, डराने का काम करने का काम ये सरकार कर रही है। उनके मकानों को बुलडोजर से गिराने का काम, हत्याएं जो हो रही हैं वो उनकी आपकी निगाह में है
किस तरीके से इनकाउंटर करके ब्राह्मण समाज के लोगों को मारा जा रहा है। एक दो नहीं, अनेकों अनेक ब्राह्मण समाज के लोगों को गिन गिन के चुन चुन करके मारने का काम और मरवाने का काम इस सरकार के दौरान में हुआ है। जिस तरीके से दलित समाज के हमारे भाई बहनों के साथ में आपने देखा कि चाहे समाजवादी पार्टी की सरकार हो और चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, इनका जो जिस तरह का व्यवहार ये उनके साथ में करते आ रहे हैं, जिस तरह से उनको प्रताड़ित करने का काम करते हैं, ठीक उसी प्रकार से इन्होंने ब्राह्मण समाज को भी ठिकाने में और निशाने पर ले रखा है। देखिए किस तरीके से हमारी एक दलित समाज की लड़की जो कि जिसके साथ में पहले तो दुराचार होता है, रेप होता है, बलात्कार होता है हाथरस में, और उसके बाद में किस तरीके से जब उसकी मौत हो जाती है तो लखनऊ से बैठ करके मुखिया यहाँ से डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को आदेश देते हैं, निर्देश देते हैं कि उस लड़की का मृत शरीर भी उनके परिवार वालों को देने का काम नहीं करिएगा और ना ही उनको देखने के लिए दीजिए। और उसी का नतीजा हुआ कि वहां इतनी पुलिस और पीएसी लगा दी गई, इतनी फोर्स लगा दी गई कि मीडिया के लोगों को भी 2-2 किलोमीटर दूर तक दौड़ा के भगाने का काम किया और घर वालों को सिक्सों के पीछे बंद कर दिया। मां रोती रही, घर वाले रोते रहे, बिलखते रहे कि हमको कम से कम मृत शरीर तो दिखा दो अपनी लड़की का, हम अंतिम संस्कार तो कर लें। लेकिन नहीं, निर्देश है, आदेश है लखनऊ से कि नहीं, इसका शरीर नहीं देना है और ले जाकर के खेतों पर मट्टी के तेल से डाल करके रात के 2-2:30 बजे उसको जलाने का काम, घृणित काम किया। ऐसा कार्य किया जिससे हम लोग सब लज्जित हुए। पूरा उत्तर प्रदेश ही नहीं, देश में और विदेशों में भी उत्तर प्रदेश को लज्जित होना पड़ा। इस तरह का कार्यक्रम कुकर्म करने का काम इस सरकार में हुआ। ब्राह्मणों के ऊपर देखिए किस तरह से अत्याचार पूरे प्रदेश में। आप कानपुर का जो 1 साल पहले विक्रम कांड हुआ, इन्होंने तो उसके पहले ही अपना असली रूप दिखाने का काम कर दिया था। किस तरीके से रायबरेली में 5 ब्राह्मण समाज के नौजवान लड़के और जिनको की उनके हाथ पैर काट दिए पहले, और फिर उससे भी नहीं उनको समझ में आया तो उसके बाद उनको जलाने का काम किया और जला करके उनको ही नहीं जला के मारा, उनके घर की झोपड़ी ओपड़ी उसको भी जलाने का काम किया। और मंत्री जी कहते हैं जब हम वहां पर गए तो मंत्री जी का बयान उससे पहले छपा था कि छपा ये था कि यहाँ पर तो ये लोग दुर्दांत अपराधी थे, ऐसे अपराधी थे कि इनको तो मारी जाना चाहिए था और इनकी अगर हत्या हो गई तो अच्छा काम हो गया। अपनी सरकार की भीड़ दबा रहे थे। हम जब उनके घर गए तो हमने सोचा कि ये बहुत बड़े अपराधी बता रहे हैं, तो इनके अगर अपराधी है तो घर में कुछ तो होगा। लेकिन झोपड़ी 10 फीट की झोपड़ी थी, 10 बाई 10 की झोपड़ी में वो लोग रह रहे थे। घर में कोई चीज नहीं थी, खाने पीने का सामान भी शायद एक ही दिन का खाने का सामान होगा, लेकिन उस झोपड़ी को भी जलाने का काम इन्होंने करने का काम कर दिया था। और वहीं से दिखा दिया था कि ब्राह्मण समाज उनके निशाने पर, ठिकाने पर उनके इस सरकार के समाजवादी पार्टी की ही तरह है। जिस तरह से समाजवादी पार्टी की सरकार में ब्राह्मण समाज के लोगों को लज्जित ही नहीं किया जाता था, दलित समाज के लोगों को लज्जित नहीं किया था, परेशान किया जाता था, हत्याएं होती थी, बलात्कार होते थे, उसी तरीके से इन्होंने भी, भारतीय जनता पार्टी ने भी उसी कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का काम किया। याद करिए समाजवादी पार्टी में किस तरीके से नीरज मिश्रा जो ब्राह्मण समाज का नौजवान साथी था कन्नौज का, उससे नाराज हो गए मुखिया, और उसके बाद इतना नाराज हो गए कि निर्देश हुआ कि उसका सर काट करके कन्नौज के उस लड़के का और लखनऊ में हम दर्शन करेंगे। और उसके बाद वो सर का उसका काटा जाता है और लखनऊ भेजा जाता है। ये जो था पूरे अखबारों में, मीडिया में और मैगजीनों में फोटोएं भी छपी थी। वो भारतीय जनता पार्टी उन्हीं की नकल करने का काम कर रही है। जिस तरीके से ब्राह्मण समाज के राजा राम पांडे समाजवादी पार्टी के संस्थापक रहे थे, लेकिन चूंकि ब्राह्मण समाज के थे इसलिए उनका तिरस्कार इस तरह से किया गया, इतना बेइज्जत किया गया, मंत्रालय तो छीन ही गया, घर भी छीन लिया कि वो इतना दुखी हुए कि घर जाते जाते उनका हृदय
जो था वो रुकने का काम किया, उनको हार्ट अटैक हुआ और उनकी मृत्यु हो गई। तो उसी प्रकार से आपने देखा कि चाहे गोरखपुर हो, जहां पर कि एक वरिष्ठ अधिवक्ता की हत्या दिन दहाड़े कर दी जाती है, गोलियों से भून दिया जाता है, और इसलिए सिर्फ क्योंकि वो मुखर व्यक्ति थे और सरकार के खिलाफ उनके बोलने का काम करते थे। और किस तरीके से दो मीडिया के लोगों को मार दिया गया। वो लोग भी अपना कार्य जो है सुचारू रूप से करते थे, निडर होकर निर्भीक होकर दिखाने का काम करते थे। किस तरीके से लखनऊ में आप देखिए, एक नहीं, दो नहीं, तीन हत्याएं खुलेआम शूट आउट करके, एनकाउंटर करके कर दिया। चाहे वो तिवारी हो, विवेक तिवारी हो, जो कि एप्पल कंपनी में काम करता था, लेकिन उस समय ब्राह्मणों को, जो मजबूत किस्म के ब्राह्मण हैं, उनको ढूंढा जा रहा था, उनकी कैसे उनको मारा जाए, कैसे एनकाउंटर किया जाए। उसमें जो भी मजबूत किस्म का आदमी मिले उसको ढूंढो और उसको मारने का काम करो। विवेक तिवारी तो अपनी गाड़ी से आ रहा था, गाड़ी में बैठा हुआ था, लेकिन गाड़ी में भी बैठे हुए उसको रोक करके सिर्फ इतना पूछा गया कि तुम्हारा नाम क्या है, और जैसे ही उसने बताया कि हम तिवारी हैं, उसकी गोली मार दी गई और उसकी वहीं मृत्यु हो गई। जिस तरीके से नीरज तिवारी और निर्मल तिवारी दोनों को गोलियां मार करके लखनऊ में एनकाउंटर करके मारने का काम किया, जिसमें से विकास पांडे को घर में अपने माँ बाप को देखने आया था, और घर में अपने माँ बाप कोरोना में बीमार थे। पांडे, सिर्फ नाम पांडे था, ये परेशानी थी, उसको घर से उठा ले गए और घर से उठा के ले जा करके कंटोनमेंट में शूट आउट करके और उसको गोलियों से भूनने का काम किया गया। बिगरू कांड हुआ। बिगरू कांड में आप कहते हैं कि एक व्यक्ति ने अपराध किया, उस व्यक्ति को तो आपने कोई कानून का दरवाजा नहीं दिखाया, उसको आपने मंदिर से उठाया और लेकर के लखनऊ लेकर के आ रहे हैं, जेल में बंद करने के लिए ला रहे हैं, लेकिन गाड़ी फिसलती है और गाड़ी फिसलने के बाद जैसे ही वो गाड़ी से कहते हैं बाहर निकले, उनको गोली मार दी गई, क्योंकि वो नितांत अपराधी थे। ठीक है, लेकिन आप ये बताइए कि बाकी लोगों का क्या दोष था। 17.5 साल का लड़का जो कि हरियाणा में काम कर रहा था और दूर दराज से कोई रिश्तेदारी थी, उसको भी आपने उठा लिया, हरियाणा से उठा के ला करके इटावा में गाड़ी पलटा करके उसको भी गोलियों से भूनने का काम कर दिया। इतना ही नहीं, आपने एक नहीं, तीन नहीं, कितने लोगों को उस सिलसिले में, उस मामले में, उस कांड में फंसा करके उनको गोली से शूट आउट कराने का काम किया। चाहे वो कलकत्ता में काम कर रहे हो, बंबई में काम कर रहे हो, वहां से भी उठवाने का काम किया और उठवा करके ला करके उनकी हत्या कराने का काम किया। ये इतने ही पे नहीं, इनको संतुष्टि भी, क्योंकि ब्राह्मण समाज को सबक सिखाना था, ब्राह्मण समाज को डराना था, धमकाना था, तो ये आदेश हुआ, निर्देश हुआ लखनऊ से कि कानपुर के इस कार्य जो कांड हुआ है, इसका पूरा फायदा उठाओ, और फायदा उठाते हुए जितने भी ब्राह्मण समाज के लोग कानपुर शहर के आसपास रहते हैं और मजबूत किस्म के हों, उनको एक अज्ञात लोगों का नाम डाल करके उसमें नाम डालते जाओ एक एक करके, और एक एक करके जेल के अंदर डालते जाओ, और इतनी दफाएं डाल दो कि वो जिंदगी भर बाहर न निकल पाए। और उसके तहत में चाहे कन्नौज हो, फर्रुखाबाद हो, उन्नाव हो, कानपुर हो, आसपास के जितने भी क्षेत्र हो, उससे उठा करके ब्राह्मण समाज के लोगों को, यहाँ तक कि लखनऊ से भी उठा करके ले गए और 100 लोगों को उठा करके, और आज जेल के पीछे अभी भी 50 की संख्या में जेल के पीछे पड़े हुए हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने तो, इस सरकार ने तो हद ही कर दी, जबकि एक लड़की, एक नाबालिग लड़की खुशी दुबे, जो कि 17.5 वर्ष की थी और उसकी शादी 2 दिन पहले हुई थी, 2 दिन पहले 29 तारीख और 30 तारीख को शादी होती है उसकी, रात में 1 तारीख उसका पहला दिन था घर में अपने ससुराल में, उसकी मेहंदी भी नहीं सूखी थी अभी, और 2 तारीख को ये जब किस्सा होता है तो उसको उठा ले जाते हैं, उठा करके ले जा करके और जेल में पहले बंद कर देते हैं, पहले अज्ञात जगह रखते हैं, फिर जेल में बंद कर देते हैं, और जेल में फिर जब ये पता लगा ये तो नाबालिग है, तब उसको सितंबर के महीने में 3 महीने बाद उसको लेकर के आपके ही इस जिले में एक रिमांड होम बना हुआ है, जो कि नाबालिगों के लिए रिमांड होम बना हुआ है बाराबंकी में, वहां पर ला करके उसको बंद करने का काम किया। लेकिन इससे ही इनको संतुष्टि नहीं मिली, जानते थे कि उसकी बेल हो जाएगी,
नाबालिग है, उसका कोई दोष नहीं है, उसने कोई गोली नहीं चलाई, उसने कोई हथियार नहीं उठाया, उसके तो हाथों में मेहंदी लगी हुई थी, लेकिन उसके बाद जानते हुए कि बेल हो जाएगी तो इतना बड़ा षड्यंत्र रचा, इतनी तैयारी करी कि जो बाराबंकी की जेल अधीक्षिका है रिमांड होम की, उससे एक फर्जी चिट्ठी लिखवाई और एक लेटर लिखवा करके पत्र लिखवाया गया कि और उसको अदालत में रखा गया जिससे कि उसकी बेल खारिज हो जाए। और उसमें क्या लिखवाते हैं? उसमें ये लिखवाया कि ये जो खुशी दुबे है, ये जो वहां पर 48 लड़कियां, 2 कमरों में 48 लड़कियां बंद कर रखी हैं आपके जिले में, इन्होंने 2 कमरों में नाबालिग लड़कियों को, 48 लड़कियों को, 2 कमरों में तो भेड़ बकरी भी नहीं रखे जा सकते, लेकिन वहां 48 लड़कियां रहती हैं। इस तरीके से तो इनका व्यवहार है। और वहां पर भी उन 47 लड़कियों से कहते हैं कि 47 लड़कियों ने लिख करके दिया है कि अगर खुशी दुबे कहती है, वो स्वयं कहती है कि अगर हमारी बेल हो गई तो हम बाहर निकल कर बहुत बड़ी दुर्दांत अपराधी बन जाएंगे और अपराधी बन करके हम तुम लोगों को भी यहां से उठवा देंगे और तुमको छोड़ेंगे नहीं। तो इसलिए इसकी बेल नहीं होनी चाहिए। और यही लिख करके वहां अदालत में दिया गया और उसकी बेल खारिज करवाई गई। इस तरह की नीयत है इनकी कि एक नाबालिग को भी नहीं छोड़ा और इसके साथ साथ में जो महिला घर में काम करती थी उसको भी नहीं छोड़ा, उसको भी उठा ले गए और उसको तो नहीं गए, साल भर से जेल के पीछे बंद कर रखा है, लेकिन उसकी 3 साल की लड़की और उसका 3 साल का लड़का और 6 साल की लड़की उसको भी साथ में ले गए और वो भी जेल में बंद है। आज 1 साल उन बच्चों का जेल में रहते रहते हो गया, उस महिला का भी 1 साल से ज्यादा हो गया और इतनी धाराएं लगा दी हैं इन सब लोगों के ऊपर जिससे कि ये लोग 10 साल 20 साल तक जेल में ही छोड़ते रहे। इनका तो ये निर्देश है और इरादा है कि जो बच्चे अंदर बंद हैं उनके साथ में, वो बच्चे वहीं जेल में रहते रहते, क्योंकि ब्राह्मण समाज के बच्चे हैं, वहीं पर रहते रहते वयस्क हो जाएं और बड़े हो जाएं, तब तक इनको जेल में रखा जाए। ये ऐसी सरकार है जिसने कि पूरे उत्तर प्रदेश में वोट तो ब्राह्मण समाज से लिया, वोट तो आपसे मांगने का काम किया, ये कहते हुए कि हमें आप दे दीजिए। क्यों दे दीजिए? धर्म के नाम पे दे दीजिए। धर्म के नाम पे आपसे वोट लिया और क्या धर्म के नाम पर यही धर्म है या ये सबसे बड़ा अधर्म है जिस तरह का कार्य ये लोग कर रहे हैं? आप सोचिए कि धर्म के नाम पे आपसे वोट मांगते हैं और क्या कहते हैं कि हमें रामलला का मंदिर बनाना है इसलिए आप हमको वोट दे दीजिए। लेकिन रामलला का मंदिर कब बनेगा? मैं तो अयोध्या खुद गया था, मैंने अयोध्या से ही कार्यक्रम शुरू किया था, इसीलिए हमने भगवान श्री रामलला के दर्शन किए, श्री हनुमान जी के दर्शन किए, उसके बाद हमने अपना कार्यक्रम किया और इन लोगों ने हमको रोकने की बहुत कोशिश की। ये सवाल खड़े किए कि ये सतीश मिश्रा यहाँ पर क्यों आ गए हैं, इनका मिश्रा जी का क्या लेना देना राम से, और ये राम मंदिर क्यों जा रहे हैं, इसके तो ठेकेदार हम लोग हैं इस मंदिर के। क्या कोई भगवान श्री राम का ठेकेदार बन सकता है और उनके दर्शन करने से किसी को रोक सकता है? हमको किस हैसियत से किस तरह से रोकने की कोशिश कर रहे हैं, क्यों रोकने की कोशिश कर रहे हैं, जिसका खुलासा तो बाद में हुआ। हम तो ब्राह्मण समाज में जन्मे, हम लोगों का तो जो संस्कार होते हैं बचपन से ही इतने डाल दिए जाते हैं कि भगवान श्री राम हो और भगवान श्री कृष्ण हो और हनुमान जी हो, शिव जी हो, दुर्गा माँ हो, इन सबकी स्तुतियां तो बचपन से हमको याद कराई जाती हैं। जनेऊ जब हम लोगों का होता है उपनयन संस्कार होता है, जो कि होते होते 7वां संस्कार हो जाता है, उसके होते तो हम लोगों को इतनी चीजें बता दी जाती हैं। सिर्फ गायत्री मंत्र जो है वो जब उपनयन संस्कार होता है तब हम लोगों को दिया जाता है दीक्षा में कि अब गायत्री मंत्र भी पढ़ सकते हो, लेकिन उसके पहले तो पूजा हम लोग सब करते हैं, काम ही करते हैं। और हम लोगों को ये सिखाया गया है, संस्कारों में डाला गया है कि घर से निकलोगे उसके पहले स्नान करके और पूरा पूजन पाठन करोगे, भगवान श्री राम की भी स्तुति करोगे, सभी की करोगे, तब उसके बाद घर से बाहर निकलोगे। तो हमें किस हैसियत से कैसे रोक रहे थे? वो सिर्फ इसलिए रोक रहे थे, वो तो बाद में समझ में आया जब हम दर्शन करके और हम अयोध्या में गए और अयोध्या को घूमने का काम किया, तब देखा कि अयोध्या के नाम पे जो हजारों करोड़ रुपए इन्होंने इकट्ठा कर लिए, हर अयोध्या के नाम पे सन 93 से लाखों करोड़ रुपए इन्होंने इकट्ठा किए, देश विदेश सबसे किए कि हम मंदिर बनाएंगे, अयोध्या को हम एक सोने की नगरी बनाएंगे। और इन्होंने सरकारी धन भी
कई हजार करोड़ रुपए खजाने से कहते हैं हमने खर्च कर दिए। जब निर्णय आया सर्वोच्च न्यायालय का, जो कि सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय था, और जमीन का विवाद खत्म हुआ, इन्होंने उसमें कोई तवज्जो नहीं दी, इन्होंने कुछ नहीं किया। ये चाहते तो इनकी सरकार केंद्र में भी थी, उत्तर प्रदेश में भी थी, लेकिन इन्होंने बाकी सब तो आदेश और अध्यादेश जारी किए और कानून बनाया, लेकिन अयोध्या के बारे में कोई कानून नहीं बनाया था। उसके पीछे नीयत यही थी कि हमें मंदिर को बनाना ही नहीं है, हमें तो इनके नाम पे वोट लेते रहना है, लोगों से वोट की राजनीति करनी है। भगवान राम को उन्होंने एक वोट की चीज बना के छोड़ दिया कि आप नोट भी दो और वोट भी दो, और उसके बाद हम करेंगे कुछ नहीं। अयोध्या में जब गए तो जितने भी आप छोटे से छोटा शहर भी प्रदेश का ले लीजिए, जहां पर बहुत खराब हालत खस्ता होगी उसको देख लीजिए, और उसके बाद आप अयोध्या चले जाइए तो आपको ये लगेगा कि जिस चीज को हम जिस जगह को कह रहे थे बहुत खराब हालात हैं, ये तो अयोध्या से ज्यादा अच्छा है। अयोध्या से ज्यादा अच्छे यहाँ पर कार्य हुए। अयोध्या में मंदिर के नाम पे हमने देखा कि मंदिर तो अब तो बनना शुरू हो गया होगा, मंदिर की तो न्यू भी नहीं बनना शुरू हुई है, अभी तो न्यू का कार्य भी नहीं शुरू हुआ है, अभी तो वहां कोई भी काम नहीं हुआ है। काम जो हुआ सिर्फ इतना हुआ कि जो उन्होंने कहा कि हमने 1 साल पहले ईंटों का पूजन कर दिया, न्यू पूजन भी नहीं किया, भूमि पूजन नहीं किया, ईंट पूजन किया। 1 साल पहले 5 ईंटों का ईंट पूजन करके और उन 5 ईंटों को उठा करके फिर कहीं पर रख दिया, किसी तिजोरी में कहीं बंद करके छोड़ दिया। लेकिन भगवान श्री राम के मंदिर की शुरुआत इन्होंने आज तक नहीं की, और न जाने कब करेंगे भी नहीं, क्योंकि इनकी नीयत साफ है, इनको तो उन्हीं के नाम पे आपसे वोट लेना है। जिस तरह का ब्राह्मण समाज से इन्होंने झूठे वादे करके ही नहीं, ब्राह्मण समाज से ही नहीं, आपसे तो धर्म के नाम पे वोट मांगा, नौजवानों को ठगा, महिलाओं को ठगा, किसको नहीं ठगा, किसानों को ठगा, सभी को ठग करके वोट लेने का काम किया। कहा कि हमको तुम वोट दे दो, हम तुम्हें 2 करोड़ नौकरियां देंगे। नौजवानों से कहा 2 करोड़ नौकरियां सालाना देंगे। नौजवानों ने उम्मीद लगाई कि हमें तो ये 2 करोड़ नौकरी देंगे, क्यों ना हम इनको वोट देने का काम करें और इनको जिताने का काम करें, और उन्होंने वोट देने का काम किया। जिस तरीके से अभी आपने सुना, जो अध्यक्ष जी बोल रहे थे कि अध्यापकों से कहा कि तुम आ जाओ हमारे साथ में और हमको वोट देने का काम करो, वित्तविहीन अध्यापक जो हैं उनका हम देखभाल करेंगे, और वोट तो ले लिया। उसी प्रकार से नौजवानों का वोट लिया, और उसके बाद क्या, जब आंदोलन किया तो आंदोलन में चाहे वो शिक्षक हो और चाहे नौजवान लोग हो, तो उनको ऊपर लाठियां चलाने का काम किया, उनको मारने पीटने का काम किया। और जब हम लोगों ने पार्लियामेंट में आवाज उठाई कि आपने ये झूठा वादा क्यों किया था, ये भी आपका जुमला 15 लाख रुपए हर एक के खाते में मिल जाएंगे उसी तरह का था, तो उन्होंने कहा नहीं, हमने तो नौजवानों से कहा है कि अपना रोजगार करें। पूछा गया कि कौन सा रोजगार करें ये पढ़े लिखे नौजवान, तो कहा कि रोजगार में ये लोग जो है पकौड़ा बेचने का काम करें। इस तरीके से आपने नौजवानों से कहने का काम किया। ब्राह्मण समाज, एक बहन मायावती जी की जब सरकार थी, याद करिए कि ब्राह्मण समाज और दलित समाज भाईचारा बना के एक साथ इकट्ठा हुआ था, एकजुट हुआ था, और हमारे आह्वान पर हम पूरे प्रदेश में जैसे अभी गए हैं उस समय भी गए थे, और ब्राह्मण समाज के लोगों से अनुरोध किया था कि आप लोग बहुत पछता रहे हैं कि अब हम शून्य की तरफ पहुंच रहे हैं, उसके कारण तो आप खुद ही हैं। आप इकट्ठा नहीं होते, एक साथ नहीं होते, एकजुट नहीं होते। जिस दिन आप एक साथ एकजुट हो जाएंगे तो आप तो 16% हैं। 25 करोड़ में 16% जो होता है वो 3 करोड़ के ऊपर होता है। अपनी शक्ति को पहचानिए, अपनी ताकत को पहचानिए। लेकिन जब तक आप इकट्ठा नहीं होंगे, आपस का बंटवारा करेंगे तो कुछ नहीं होने वाला है। और भाईचारा बनाइए, क्योंकि 16% से भी कुछ नहीं हो सकता। चुनाव जीतने के लिए आपको 30% के ऊपर चाहिए होता है। इसलिए भाईचारा बनाइए। दलित समाज जो हमारा है, उनके भाई बहनों से साथ आप भाईचारा बनाइए। वो 23% है, और उनके साथ में पहले से ही पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक वर्ग उनके साथ में जुड़ा है। जिस दिन आप उनके साथ भाईचारा बना के जुड़ जाएंगे तो आप 40% के ऊपर तो सीधे निकल जाएंगे, और हर सीट पर भारी पड़ने का काम। लोग इकट्ठा हुए, एक साथ हुए, एकजुट हुए, और उसके बाद हम लोगों ने, आपने देखा कि पूर्ण बहुमत की सरकार उत्तर प्रदेश में बनाई।
और पूर्ण बहुमत की सरकार जब बनाई थी उसके पहले बहन मायावती जी ने जब 9 जून 2005 को उन्होंने डॉक्टर अम्बेडकर मैदान में जहां 5 लाख से ज्यादा ब्राह्मण समाज के लोग इकट्ठा हुए थे और 11,000 लोगों ने शंखनाद करके उनका स्वागत किया था, वहां उन्होंने जो ब्राह्मण समाज से वादा किया था कि आपकी तैयारी को देख करके हम आपका मान सम्मान स्वाभिमान सरकार बनने में लौटाने की जिम्मेदारी हम लेते हैं। उन्होंने उस वादे को पूरा करने का काम किया, क्योंकि बहन मायावती जी उनमें से हैं जो कहती हैं फिर वो करके दिखाती हैं। जब सरकार बनी तो उन्होंने 1-2 नहीं 15 कैबिनेट मंत्रालय ब्राह्मण समाज के लोगों को देने का काम किया। 15 उन्होंने मिल्सी बनाने का काम किया। 35 से ज्यादा उन्होंने ब्राह्मण समाज के लोगों को चेयरमैन और वाइस चेयरमैन बना करके कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया। उन्होंने विधान परिषद का अध्यक्ष ब्राह्मण समाज का बनाया। 5,000 से ज्यादा सरकारी वकील पूरे उत्तर प्रदेश में उच्च न्यायालय से लेकर के और जिला न्यायालयों तक उन्होंने ब्राह्मण समाज के वकीलों को सरकारी वकील बनाने का काम किया। उन्होंने हर तरफ, चाहे राज्यसभा हो वहां उनको पार्टी का लीडर बनाया। उन्होंने लोकसभा में भी उस समय उपनेता बनाया था और आज के रोज तो रितेश पांडे को बना करके ब्राह्मण समाज के उन्होंने लोकसभा में भी ब्राह्मण समाज के ही नेता को बनाने का काम किया। उन्होंने जहां ब्राह्मण समाज सर्व समाज को उन्होंने उचित स्थान देने का काम किया तो उन्होंने ब्राह्मण समाज को भी उन्होंने उचित स्थान देने का काम किया। और जितनी भी ब्राह्मण समाज के लोगों से जुड़ी हुई आस्था की जगह थी, चाहे वो वृंदावन हो, मथुरा हो, वहां 550 करोड़ रुपए करके खर्च करके समग्र विकास करने का काम किया। अयोध्या में इस सरकार की तरह नहीं, अयोध्या में भी सरयू नदी पे जो घाट बने हैं वो बहन मायावती जी की सरकार में बनाए गए थे। वाराणसी में जो घाट बने हैं वो उनके द्वारा उस समय बनाए गए थे। और इसी प्रकार से बिठूर में जहां मां सीता जाके रही थी, लव कुश रहे थे वाल्मीकि आश्रम में, उसको भी उन्होंने समग्र विकास करके और उन्होंने उसको भी पूरा काम करने का काम किया। वो इनकी तरह से ढोल बजा करके भगवान के नाम पर वोट लेने का काम हमारी पार्टी नहीं करती थी। हम लोग काम करने में विश्वास करते थे और चाहे वो आस्था के स्थान हो। उन्होंने कानून द्वारा कानून का राज स्थापित करने का काम किया। अपने ही मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को उन्होंने 15 दिन की सरकार पुरानी थी, उन्होंने अपने घर से बुला करके कानून हाथ में लेने का काम किया था। उन्होंने उसको जेल में भेजने का काम किया और पूरे 5 साल तक जेल में रखने का काम किया था। महिलाएं जो थी, बहन मायावती जी की जब सरकार थी, पूरी तरह से सुरक्षित महसूस करती थी। घर से निकलने में उनको ये डर नहीं लगता था, चाहे रात हो आधी रात हो, क्योंकि उनको ये मालूम था कि इस प्रदेश की मुखिया बहन मायावती जी हैं और किसी की हिम्मत नहीं है कि उनके रहते हुए उनकी तरफ गलत निगाह उठा करके देख ले। उन्होंने इतना ही नहीं, 29,000 अम्बेडकर जो गांव थे उनका उन्होंने संपूर्ण समग्र विकास करने का काम किया। 28,000 प्राइमरी स्कूल बनाने का काम किया। उन्होंने 5-5 हजार जो थे जूनियर हाई स्कूल और सेकेंडरी हाई स्कूल बनाने का काम किया। 6 यूनिवर्सिटी जो अंतरराष्ट्रीय स्तर की थी वो उन्होंने बनाने का काम किया। और उस यूनिवर्सिटी में डॉक्टर शकुंतला मिश्रा के नाम से जो लखनऊ में यूनिवर्सिटी बनी है, उसमें विकलांग जनों के लिए अलग से उन्होंने एक यूनिवर्सिटी बनाने का काम किया, जो विश्व में अपने आप में अकेली एक यूनिवर्सिटी है। बहन मायावती जी ने अनेकों मेडिकल कॉलेज, हॉस्पिटल्स और सब तरफ विकास करने का काम किया। बिजली जो मिलती नहीं थी उत्तर प्रदेश में 6,000 मेगावाट बनती थी, उन्होंने उसको 13,000 मेगावाट पहुंचाने का काम किया था। हर तरफ विकास की दौड़ लगाई थी। आज की तरह नहीं जहां हर 2 घंटे में एक महिला के साथ दुराचार होता है, रेप होता है। आज का उत्तर प्रदेश ऐसा है जहां हत्याओं का, लूटमार का दौर लगा हुआ है। जैसे समाजवादी पार्टी में होता था, आज इस सरकार में भी होता है। विकास के नाम पे खाली आप बड़ा भारी विज्ञापन देखते हैं अखबारों में और टीवी में, उसके अलावा कोई विकास आपको नहीं दिखेगा। अन्न भी बांटने का काम करते हैं तो आपके ही पैसे से आपको जब अन्न देते हैं उसमें भी अपनी तस्वीर लगा के देते हैं। वो भी 15 दिन के लिए 5 किलो गेहूं देने का काम करते हैं। वो भी सबको नहीं देते हैं, अपने खाली कार्यकर्ताओं को उनको देने का काम करते हैं। ये वो सरकार है जिसने पेट्रोल के दाम उन्होंने 100 रुपए, 110 रुपए पेट्रोल के दाम और 100 रुपए डीजल के दाम पहुंचाने का काम किया। किसानों की कमर तोड़ दी, महंगाई की कमर तोड़ दी, महंगाई इतनी पहुंचा दी जितनी कभी किसी ने सोचा ही नहीं था।
और किसानों के ऊपर तो उन्होंने इतने जुल्म कर दिए हैं कि किसान तो मौका ढूंढ रहा है, जैसे हमारे ये वित्तविहीन अध्यापक मौका ढूंढ रहे हैं, उसी प्रकार से किसान भी मौका ढूंढ रहा है। कब ये सरकार, कब चुनाव आएगा और इनको हम ठिकाने पहुंचाने का काम करेंगे। उनके ऊपर 3 ऐसे कानून ला दिए जिससे कि उनकी जमीन छीन ली जाए, उनको मजबूरन ठेके में जमीन देनी पड़े और उसके बाद उनको जमीन कभी वापस लौटने वाली नहीं है। वो कोर्ट कचहरी के ही खाली काम करते रहेंगे। इसलिए भाइयों, हमारा आपसे अनुरोध है कि इन सारी बातों को ध्यान में रखिए और भाईचारा बनाइए, सर्वजन को साथ में लेकर चलिए और इकट्ठा होइए और तय कर लीजिए, अब की बार संकल्प ले लीजिए कि इस सरकार को हमें उखाड़ के फेंकना है। इसको भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश से हमें बाहर भगाना है और इनको बाहर भगा करके ही और आप दम लेने का काम करेंगे। और उसके साथ साथ में भाईचारा बना करके बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनाने के लिए बहन मायावती जी को 5वीं बार उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने का संकल्प लेने का काम करिए, जिससे उत्तर प्रदेश में दोबारा से एक कानून द्वारा कानून का राज स्थापित हो और सब लोग यहाँ पर सुखी हो। कोई दंगा फसाद बहन मायावती जी के राज्य में नहीं होता है, सब लोग मिलजुल करके रहते हैं। उसी तरह का माहौल दोबारा से बने, इस तरह की योजना के लिए इस तरह के संकल्प लेते हुए आप लोग आगे बढ़ने का काम करिए और आगे बढ़ करके आप अब की बार अपनी सरकार बनाने का काम करिए। इसी के साथ मैं अपनी बात यही समाप्त करता हूं और आपसे अनुरोध करते हुए यहाँ से विदा लेता हूं कि इन बातों को अपने तक मत रखिएगा। बहन मायावती जी ने अभी कुछ दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि इन सब बातों को गांव-गांव तक पहुंचाइए, घर-घर तक पहुंचाइए, जिससे कि ये बातें सबको मालूम हो सके और लोग अपना मन जो है सही कर सके, उनके धर्म से दूर हटे। ये फिर आएंगे आपके बीच में, फिर जाल बुनेंगे, फिर आपको बेवकूफ बनाने का काम करेंगे। उस समय इनको इनका असली चेहरा पहचानने का काम करिएगा। इनका जो मुखौटा है उसको हटा दीजिएगा और पीछे उसके जो असली चेहरा है उसको पहचानने का काम करके आप इनको विदा कर दीजिएगा। समाजवादी पार्टी को विदा किया है, इनको भी विदा करिए और फिर से 2007 और 2012 के बीच की जिस तरह की आपने पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई थी और बहन मायावती जी को मुख्यमंत्री बनाया था, उसी तरीके से एक बार फिर से योजनाबद्ध तरीके से घर घर जा करके उनसे ये हमारा भी अनुरोध उनसे करने का काम करिए और हमारे हाथ मजबूत करिए। हमारे हाथ मजबूत होंगे तो आपके हाथ मजबूत होंगे और हम लोगों के हाथ मजबूत होंगे तो बहन मायावती जी के हाथ मजबूत होंगे, इस प्रदेश के हाथ मजबूत होंगे। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। जय भीम, जय भारत, जय परशुराम।